मैं दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के लेबर रूम में सफाई का काम करती थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मैं वही कचरा उठाकर लाखों रुपए कमाती थी। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि डिलीवरी के वक्त डॉक्टर और नर्सें क्या चीज कचरे में फेंक देती हैं। एक ऐसी चीज जिसे दुनिया सोने के भाव खरीदने को तैयार थी। मेरा नाम आरती है। मैंने बचपन से गरीबी और तंगी के सिवा कुछ भी नहीं देखा। मेरे पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, लेकिन 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं जुटा पाते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मेरे 2 भाई थे। जब पिताजी की सेहत बिगड़नी शुरू हुई तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया। उनकी खांसी बढ़ती गई, शरीर कमजोर होता गया और एक दिन उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। तब मेरी माँ ने हिम्मत की और उसी प्राइवेट अस्पताल में सफाई का काम शुरू कर दिया जहाँ आज मैं काम करती हूँ। वह मामूली सी नौकरी थी, लेकिन माँ की थोड़ी सी तनख्वाह से हमारा टूटा फूटा घर किसी तरह से चलने लगा। पर जिंदगी के झटके यही नहीं थमे। पिताजी बीमारी से लड़ते लड़ते एक दिन चल बसे। माँ पूरी तरह से अकेली पड़ गई। उन्होंने मेरी शादी एक दूर के रिश्तेदार के बेटे संजय से कर दी, क्योंकि बचपन में बड़ों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था। माँ को क्या पता था कि संजय को नशे की लत लग चुकी है। वह जिम्मेदारी से भागने वाला, हर वक्त नशे में धुत रहने वाला आदमी बन चुका था। शादी के बाद जब यह सच सामने आया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। माँ खुद भी शुगर की मरीज थी और उनकी तबीयत अक्सर बिगड़ जाती थी। मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। संजय कुछ करता नहीं था, इसलिए पूरा घर चलाने का बोझ मुझ पर ही आ पड़ा था। एक दिन जब माँ का शुगर लेवल बहुत नीचे गिर गया तो मैंने उनका हाथ दबाते हुए कहा, अम्मा अब आप आराम करो, आपकी जगह मैं काम पर जाऊंगी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकी, पढ़ा भी नहीं पाई, बस यह गरीबी ही दी। अब तुम भी वही काम करोगी जो मैं करती रही। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा, अरे माँ, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और संजय के साथ मुझे तो निभाना ही है। घर की इज्जत भी तो रखनी है। किस्मत ने मुझे वहीं ला खड़ा किया था जहाँ कभी मेरी माँ खड़ी थी। मैं भी उसी अस्पताल में उसी वर्दी में माँ की जगह काम करने लगी थी। माँ ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अस्पताल में अच्छी पहचान बनाई थी, जिसका फायदा मुझे हुआ। लेकिन घर की गरीबी जस की तस ही रही। पति का नशा, माँ की महंगी दवाइयाँ और बच्चों के बढ़ते खर्चे मेरी कमर तोड़ रहे थे। तनख्वाह महीने के शुरुआत के 10 दिन में ही खत्म हो जाती। मेरी ड्यूटी ज्यादातर लेबर रूम में ही होती थी। वहाँ फर्श पर झाड़ू लगाना, गंदगी साफ करना, दवाई और सफाई के केमिकल का स्प्रे करना सब मेरी जिम्मेदारी थी। हर रोज खून, दवाओं और केमिकल की मिलीजुली गंध मेरे नथुनों में बस जाती थी। मुझे अपने शरीर से भी वही बदबू आने लगी थी। लेबर रूम एक अजीब जगह होती है। कभी किसी बच्चे की पहली रोने की आवाज सुनाई देती है तो कभी किसी माँ की चीख। एक तरफ खुशियों का माहौल होता तो दूसरी तरफ किसी की उम्मीदें टूट जाती थी। मुबारक हो दीदी, बेटा हुआ है। मैं अक्सर यह खुशखबरी देने के लिए मरीज के घर वालों के पास भाग जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, वो लोग मुस्कुरा कर कहते और कोई 500 का नोट मेरी हथेली में रख देता। यह मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होता था। मैं हमेशा खुशखबरी देने में सबसे आगे रहती थी ताकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में बिल्कुल जीरे के जैसा ही था। घर लौटते ही बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देते। माँ, आज पड़ोस के अमित के नए जूते आए हैं, मेरे वाले तो फट गए हैं। या माँ, स्कूल में सब बच्चे जूस पीते हैं, मुझे भी चाहिए। उनकी बातें दिल में तीर की तरह छुपती। मेरी सारी कमाई माँ की दवाइयों और संजय के नशे में चली जाती। बच्चों की इच्छाएं अधूरी ही रह जाती। रात को मैं छत को घूरते हुए सोचती, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही सफाई करते कमाते निकल जाएगी? क्या कभी गरीबी का यह अंधेरा खत्म होगा भी या नहीं? लेकिन एक दिन किस्मत ने करवट ली और ऐसा पलटा लिया कि जिसने मुझे फर्श से उठाकर आसमान पर ही पहुंचा दिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस कचरे को मैं रोज उठाती हूँ उसी में मेरी किस्मत छिपी है। वो रात जो मुझे कुछ ही दिनों में अमीर बना देगा, मगर जिसकी कीमत मुझे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। उस दिन एक
चमचमाती काली गाड़ी मेरे घर के ठीक सामने आकर रुकी। गली के सारे बच्चे खेल छोड़कर उस काली गाड़ी को ही देखने लगे। हमारी गली में इतनी बड़ी और साफ सुथरी गाड़ी कभी भी नहीं आई थी। मैं दरवाजे पर खड़ी हैरान थी। मेरे घर के सामने इस गाड़ी का भला यहाँ क्या काम है? उसमें से एक पेंट कोट पहने साफ सुथरा आदमी उतरा। उसके पॉलिश किए हुए जूते गली की मिट्टी में भी चमक रहे थे। उसने एक नजर मेरे घर पर डाली और फिर मुझ पर नजर डालते हुए बोला, आप आरती हैं? उसकी आवाज भारी और सदी हुई थी। मैंने डरते डरते कहा, जी हाँ, मैं ही आरती हूँ। कोई काम था? उसने पूछा। आप दिल्ली के उस बड़े अस्पताल में लेबर रूम में सफाई का काम करती हैं? मेरा दिल धक धक करने लगा। उसे मेरे काम की जगह का कैसे पता? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, करती हूँ। कोई परेशानी हो गई है क्या? मैं डर रही थी कि कहीं अस्पताल से कोई शिकायत ना हो, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अब आपके सारे मसले खत्म होने वाले हैं। मैं चौंक गई। अगर अस्पताल का काम होता तो वहीं बुला लेते, घर आने की क्या जरूरत थी? मैं उसे शक से देख रही थी। उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने झिझकते हुए बोला, ठीक है, आइए। मेरा छोटा सा घर और टूटी दीवारें उसके महंगे कपड़ों के सामने शर्मिंदा लग रहे थे। वह बैठा तो पुरानी कुर्सी चरमरा उठी। मैंने हिम्मत करके कहा, देखिए, मैं अजनबियों से बात नहीं करती, लेकिन आपने मेरे अस्पताल का नाम लिया है। मैं वहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ और मुझसे पहले मेरी माँ 15 साल तक वहीं पर काम करती थी। यह सुनते ही उसकी आंखों में एक चमक आई। वो बोला, तो मतलब आप अस्पताल के अंदर की हर बात जानती होंगी, खासकर लेबर रूम की? मैंने कहा, हाँ, जानती तो हूँ, पर वहाँ सब ईमानदारी से काम करते हैं, कोई गलत चीजें नहीं होती। वो थोड़ा झुककर बोला, बस उनके इसी अच्छेपन का थोड़ा फायदा उठाना है, जिससे तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा फायदा? वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तो रोज कचरा उठाना होता है ना, बस उसी कचरे में तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कुछ ही दिनों में करोड़पति बना सकती है। उसका जुमला ऐसा था कि जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा मार दिया हो। करोड़पति, और वह भी कचरे से। मुझे एक पल के लिए लगा कि यह आदमी या तो पागल है या फिर मेरा मजाक उड़ा रहा है। यह मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो क्या? मेरा लहजा एकदम से सख्त हो गया, माना तुम लोग अमीर हो और हम कूड़ा बिनने वाले हैं, लेकिन हमें हमारी जिंदगी जीने दो, निकलो यहाँ से। वो मेरी बात पर गुस्सा करने के बजाय हल्का सा मुस्कुराया। आरती जी, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह शायद आपके अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टरों को भी नहीं पता होगी, क्योंकि यह हिंदुस्तान है और यहाँ लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं कि औरतों में बच्चे के जन्म के बाद एक ऐसी कीमती चीज फेंक दी जाती है जिससे हजारों नहीं लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे गुस्से को जिज्ञासा में बदल दिया। कौन सी चीज? कैसी कीमती चीज? वो मैं बताऊंगा। उसने अपनी जेब से एक मूढ़ी तहरी हुई पर्ची निकाली। कल से जब भी कोई डिलीवरी हो, तुमने कचरे में से वह चीज निकाल कर अलग एक थैली में रख लेनी है। ठीक है, रख दूंगी, मैंने बेसब्री से कहा, पर बताओ तो सही, वो चीज आखिर है क्या? उसने वह पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई। इस पर सब लिखा है, इसे ध्यान से पढ़ लो, कल से तुम्हारा काम शुरू होगा, मैं तुमसे खुद संपर्क करूंगा। यह कहकर वह उठकर बाहर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही जब तक उसकी काली गाड़ी गली के मोड़ से गायब नहीं हो गई। फिर मैंने कांपते हाथों से वह पर्ची खोली। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, एक ऐसा मेडिकल शब्द जो मैंने कभी कभार नर्सों की जुबान से सुना था, लेकिन उसका मतलब मैं नहीं जानती थी। मैंने उस शब्द को बार बार पढ़ा, समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह बेकार सी चीज इतनी कीमती कैसे हो सकती है जिसे डॉक्टर और नर्सें इस्तेमाल की हुई रुई और पट्टियों के साथ फेंक देते हैं। मेरा दिल कह रहा था कि यह कोई धोखा है, कोई चाल है, लेकिन दिमाग कह रहा था अगर इसकी बात में जरा भी सच्चाई हुई तो मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। उस एक शब्द ने मेरे अंदर लालच और डर की ऐसी लड़ाई छेड़ दी थी जिसका फैसला अगले दिन अस्पताल के लेबर रूम में होना था। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही। वह पर्ची पर लिखा शब्द मेरे दिमाग में लगातार घूमता रहा। वह अजनबी आदमी, उसके आत्मविश्वास से भरी आंखें और करोड़पति बनने की बात, सब किसी ख्वाब के जैसा लग रहा था। एक ऐसा ख्वाब जो डरावना भी था और खूबसूरत भी। एक तरफ मेरा डर मुझे उस काम को करने से रोक रहा था, तो दूसरी तरफ मेरे घर की हालात, बच्चों के भूखे चेहरे और माँ की बीमारी मुझे उस रास्ते
रास्ते पर धकेल रहे थे। मैंने उठकर कोने में सोए अपने बच्चों को देखा। चांद की हल्की रोशनी उनके मासूम चेहरों पर पड़ रही थी। उनके फटे कपड़े और कमजोर जिस्म देखकर मेरे अंदर दर्द उठा। नहीं, मैं तुम लोगों की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं खुद से बुदबुदाई। अगर उस कचरे में ही मेरी किस्मत का सोना छुपा है तो मैं उसे निकाल कर रहूंगी। यह सोचते ही मेरे अंदर का डर जैसे कि गायब ही हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी हिम्मत और बेपरवाही ने ले ली। अगली सुबह जब मैं अस्पताल के लिए तैयार हो रही थी तो मेरा दिल पहले से ज्यादा तेज धड़क रहा था। मैंने अपने काम वाले बैग में एक एक्स्ट्रा साफ बैग छुपा लिया। हाथ कांप रहे थे लेकिन इरादा पक्का था। जब मैं अस्पताल पहुंची तो सब कुछ वही था, वही गलियारे, वही लोग, वही बदबू। लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। अब हर चेहरा मुझे शक की नजर से देखता हुआ महसूस हो रहा था। आरती, आज बड़ी चुपचाप लग रही हो, तबीयत तो ठीक है? सिस्टर कविता ने गुजरते हुए पूछा। वो अस्पताल की पुरानी और सख्त मिजाज नर्स थी। मैं एकदम चौंक गई। जी सिस्टर, मैं ठीक हूँ, बस रात को नींद नहीं आई। चलो काम पर ध्यान दो। आज सुबह सुबह 3 डिलीवरी केसेस आए हैं। लेबर रूम बिल्कुल साफ होना चाहिए। वह आदेश देकर आगे बढ़ गई। उनकी बात सुनकर मेरी धड़कन और तेज हो गई। 3 केस मतलब कि 3 मौके। मैंने जल्दी से अपना झाड़ू पोछा उठाया और लेबर रूम की तरफ बढ़ गई। सफाई का काम कर रही थी लेकिन ध्यान अंदर से आने वाली आवाजों पर ही था। बार बार दरवाजे के शीशे से अंदर झांकने की कोशिश करती रही। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। फिर वो पल आ गया। पहली डिलीवरी पूरी हुई। नर्सों ने बच्चे को साफ किया, वार्मर में रखा और फिर घर वालों को खुशखबरी दी। मुबारक हो भाई साहब, बिटिया हुई है। वह आदमी अपनी बच्ची की तरफ आगे बढ़ा। बच्ची के पिता ने खुशी से कांपते हाथों से 500 का नोट मेरी तरफ बढ़ाया। पर आज मेरी नजर उस नोट पर नहीं थी बल्कि उस कूड़ेदान पर थी जिसमें नर्स ने खून और रुई में सनी कई चीजों के साथ वह कीमती चीज भी फेंक दी थी। जैसे ही डॉक्टर और नर्सें कमरे से बाहर गई, मैं फौरन सफाई के बहाने अंदर घुस गई। दरवाजा हल्का सा बंद किया और जल्दी से कूड़ेदान की तरफ बढ़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना आ गया था। मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की थी और यह काम मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। मैंने हिम्मत करके कूड़ेदान में हाथ डाला। खून और बाकी गंदगी देखकर मुझे उल्टी सी आने लगी, लेकिन उस अजनबी के शब्द मेरे कानों में गूंजे, यह तुम्हें कुछ ही दिनों में करोड़पति बना देगा। मैंने वह चीज उठाई जो उसकी बताई हुई निशानियों के मुताबिक थी और उसे जल्दी से अपने छुपाए हुए बैग में डाल लिया। तभी दरवाजा अचानक खुला और एक जूनियर नर्स अंदर आई। अरे आरती, तुमने अभी तक यह साफ नहीं किया, जल्दी करो, हमें दूसरा मरीज भी लाना है। मैं जैसे पकड़ी ही गई थी। झट से वह बैग बाल्टी के नीचे छुपा दिया। जी सिस्टर, बस 5 मिनट में सब साफ कर देती हूँ, मैंने घबराहट में कहा। उसके जाने के बाद मेरी जान में जान आई। यह मामला पकड़े जाने के बिल्कुल करीब ही था। शाम तक मैंने इसी तरह डरते डरते छुप छुप कर और ज्यादा 2 थैलियां और जमा कर ली। छुट्टी का वक्त हुआ तो मैंने वह थैला अपने बड़े बैग में छुपाया और अस्पताल के पिछले गेट की तरफ निकल गई। वो गेट वैसे तो कम ही इस्तेमाल होता था। वहाँ पहुंचकर मैंने उसी नंबर पर कॉल की जो उस आदमी ने मुझे दिया था। मैं पिछले गेट पर हूँ, मैंने धड़कते दिल से कहा। 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, दूसरी तरफ से आवाज आई। ठीक 5 मिनट के बाद वही काली गाड़ी अंधेरे से निकली। वह आदमी गाड़ी से उतरा और फिर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने बिना कुछ कहे वो थैला उसके हवाले कर दिया। उसने थैला गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका और अपनी जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकालकर मेरे हाथ में थमा दी। यह तेरी आज की मेहनत है, वो हंसकर बोला। मैंने कांपते हाथों से नोट पकड़े। जिंदगी में इतने पैसे एक साथ मैंने कभी नहीं देखे थे। यह 2000 के नोट थे, शायद 80,000 से भी ज्यादा। मेरी पूरे महीने की तनख्वाह से 10 गुना ज्यादा। इतने पैसे देखकर मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, कहा था ना यह कचरा नहीं सोना है। वो मुस्कुराया, गाड़ी में बैठा और तेजी से निकल गया। मैं वहीं खड़ी नोटों को देखती रही। आंखों में आंसू आ गए। डर, गुनाह और शर्मिंदगी का जो एहसास था उस पर अब लालच और खुशी भारी पड़ चुकी थी। उस वक्त मुझे अपने भूखे बच्चे, बीमार माँ और एक रोशन आने वाला कल दिखाई दे रहा
रहा था। मैंने उसी वक्त तय कर लिया, अब यह काम मैं रोज करूंगी। अस्पताल से घर तक का रास्ता जैसे कि हवा में उड़कर तय हुआ। हाथों में पकड़ी नोटों की गड्डी अब मुझे कागज के टुकड़े नहीं लग रहे थे। वह मेरी उम्मीदें थी, मेरे बच्चों के सपने, मेरी माँ की सेहत की गारंटी। डर और जुर्म का एहसास अब कहीं पीछे छूट गया था और उसकी जगह एक अजीब सी नशे वाली खुशी ने ले ली थी। पहली बार जिंदगी में मुझे लगा कि मैं मजबूर नहीं हूँ, ताकतवर हूँ। घर जाने से पहले मैं सीधा उस मेडिकल स्टोर पर गई जहाँ से मैं माँ की दवाइयाँ हमेशा उधार पर लेती थी। भाई साहब, माँ की शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई दे दो, मैंने कहा। दुकानदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और रूखेपन से बोला, पहले पिछला 2000 रुपए चुका दो, फिर दवा मिलेगी। मैंने गुस्सा करने की बजाय शांति से अपने थैले से 2000 रुपए के नोट निकाले और काउंटर पर रख लिए। लो अपने 2000 और अब मुझे पूरे 2 महीने की दवाइयाँ पैक करके रख दो। दुकानदार की आंखें फैल गई, उसका लहजा तुरंत बदल गया। अरे जीजी, अभी देता हूँ, आप बैठो जरा। आज पहली बार मुझे पैसों की ताकत का सही मतलब समझ आया था। वहाँ से मैं फल और सब्जी की दुकान पर गई, वो सारे फल खरीदे जिनकी तरफ मेरे बच्चे हमेशा हसरत से देखते थे। फिर राशन की दुकान से महीने भर का मैंने सामान लिया। आखिरी में बच्चों के कपड़ों की दुकान पर गई और उनके लिए नए कपड़े और चमकदार जूते खरीदे। जब मैं घर पहुंची तो दोनों हाथों में थैले भरे हुए थे। माँ देखो, मेरे बेटे ने एक थैले में से नई शर्ट निकालकर खुशी से चिल्लाया। मेरी बेटी ने नए जूतों को सीने से लगा लिया। उनके चेहरों पर जो सच्ची खुशी थी उसे देखकर मुझे लगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि सबसे नेक काम किया है। माँ मुझे बाजू से पकड़कर एक कोने में ले गई। उनके चेहरे पर खुशी के साथ चिंता भी थी। आरती, यह सब कहाँ से आया? तूने कहीं से कर्ज तो नहीं लिया ना? देख, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन उधार में नहीं जी सकते। मैं इस सवाल के लिए तैयार थी। नहीं माँ, अस्पताल वालों ने बोनस दिया है, बोले कि तुम और तुम्हारी माँ सालों से ईमानदारी से काम कर रही हो तो यह इनाम है। मैंने सफाई से झूठ बोला। माँ को पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ पर वह चुप हो गई। भगवान तेरा भला करे, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इतने में मेरा आदमी संजय, जो शायद कोने में सो रहा था, शोर सुनकर उठ गया। नए सामान और कपड़ों को देख उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। वाह वाह, लगता है कहीं से माल हाथ लगा है। चलो शाबाश, अब मुझे भी कुछ खर्चे के पैसे दे दो, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं उसकी बातों से डरकर पैसे दे देती थी, पर आज मेरे अंदर एक नई आरती थी। कोई पैसा नहीं मिलेगा, मैंने ठंडे लहजे में कहा। यह पैसे बच्चों के कपड़ों और माँ की दवाइयों के लिए हैं, तेरे नशे के लिए नहीं है। वो गुस्से से मेरी तरफ झपटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? हिम्मत पैसों से आती है संजय, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और 500 का नोट उसकी तरफ उछाल दिया। यह ले, और अब पूरे दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वह कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर नोट उठाकर बड़बड़ाता हुआ घर से निकल गया। आज मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे, मैंने अपनी खोई हुई इज्जत और खुद पर भरोसा वापस पाया था। उस दिन के बाद यह मेरा रोज का काम बन गया। मैं हर रोज अस्पताल जाती, लेकिन अब मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं था। मैं एक शिकारी की तरह लेबर रूम के बाहर मंडराती रही, अपने शिकार का इंतजार करती। पहले दिन का डर अब एक आदत बन चुका था। मुझे पता था कि कब कमरे में जाना है, कैसे नर्सों की नजर से बचना है और कैसे सफाई से काम करना है। अब वह कूड़ेदान मुझे गंदा नहीं लगता था, वह तो खजाने का बक्सा बन चुका था। हर शाम मैं पिछले गेट पर उस काली गाड़ी वाले आदमी से मिलती, मैं उसे थैला देती, वह मुझे नोटों की गड्डी थमाता और हम दोनों बिना कुछ कहे अपनी राह चल देते। कुछ ही हफ्तों में मेरे घर का पूरा हाल बदल गया। टूटी चारपाई की जगह नए बिस्तर आ गए, रसोई में हर चीज मौजूद थी। बच्चों ने अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। माँ की तबीयत भी अब बेहतर थी, लेकिन यह बदलाव सिर्फ मेरे घर तक सीमित नहीं था। मोहल्ले वाले भी नोटिस करने लगे थे। अरे वाह आरती, आज तो तू बड़ी चमक रही है, एक पड़ोसन ने कहा। लगता है तेरी लॉटरी लग गई है। मैं बस मुस्कुरा दी। बस जी, भगवान की दया है। मुझे पता था सबकी निगाहें मुझ पर हैं। उनकी फुसफुसाहटें, माँ की चिंता भरी नजरें, सब कुछ मैं महसूस कर रही थी। लेकिन दौलत का नशा सिर पर चढ़ चुका था। पैसा अजीब चीज है, जब नहीं होता तो इज्जत और आत्मा दोनों कुचल देता है, और जब आता है तो इंसान को उसकी औकात ही भुला देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं अब वह पुरानी डरी सहमी आरती नहीं रही थी जो हर किसी के सामने हाथ जोड़ देती और झुककर नमस्ते करती। अब मेरे चलने में एक भरोसा था, मेरी आवाज
आवाज में एक दमदारी थी। मैंने झोपड़ी वाला घर छोड़कर उसी मोहल्ले के किनारे पर एक छोटा लेकिन पक्का घर किराए पर ले लिया था। घर में फ्रिज, टीवी और जरूरत की हर चीज थी। मेरे बच्चे अब गली के दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े पहनते और उनके हाथ में महंगे खिलौने होते। मैंने अस्पताल का काम नहीं छोड़ा था क्योंकि मेरा असली खजाना तो वही था, लेकिन अब मैं वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने वाली आरती मौसी से आरती जी बन गई थी। मैं अक्सर नर्स और बाकी स्टाफ के लिए खाने पीने की चीजें ले जाती, कभी किसी की थोड़ी बहुत पैसे से मदद भी कर देती। मेरे इस रवैया ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन कोई मुझसे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं करता था। आरती जी, आप तो दिन ब दिन अमीर होती जा रही हैं, हमें भी बताइए कौन सा जादू का डब्बा हाथ लग गया है। एक दिन एक वार्ड बॉय ने चाय पीते हुए मुझसे मजाक किया। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेहनत करती हूँ तो भगवान फल देता है, तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं हर वक्त एक अनजाने डर में जीती थी। रात को जरा सी आहट पर मेरी आँख खुल जाती। अस्पताल में अगर कोई मुझे घूर कर देख लेता तो दिल धक से रह जाता। मुझे हर वक्त लगता जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जैसे दीवारों के भी कान है जो मेरे राज सुन रहे हैं। मेरा लालच मुझे रोज इस आग में झोंकता था, लेकिन मेरा जमीर मुझे हर पल टोका करता था। एक दिन मैं रोज की तरह लेबर रूम की सफाई कर रही थी, तभी हेड नर्स मिस डिसूजा अचानक अंदर आ गई। वह बहुत सख्त और उसूलों वाली औरत थी। उनके आते ही सब स्टाफ डर जाता था। आरती, यह कूड़ेदान अभी तक भरा क्यों पड़ा है? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। तुम जानती हो इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। उस वक्त कूड़ेदान में मेरा सामान भी पड़ा था। मेरा खून जैसे जम गया। जी मैडम, बस उठाने ही लगी थी। दूसरी मरीज की हालत खराब थी तो वही मदद करने चली गई थी, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। उन्होंने शक भरी नजर से मुझे और फिर कूड़ेदान को देखा। आजकल तुम्हारा ध्यान काम पर कम और इधर उधर ज्यादा है। याद रखना, यह अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं। यहाँ छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती है। यह कहकर वह कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। मेरे पैर कांप रहे थे। यह अब तक का सबसे बड़ा खतरा था। उस वाक्य ने मुझे और संभल कर चलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेरे अंदर का लालच अब भी कम नहीं हुआ था। पैसे ने मेरे घर का माहौल भी बदल दिया था। संजय मेरा पति अब मुझसे ना झगड़ता था, ना हाथ उठाने की हिम्मत करता था। उसे मालूम था कि उसकी दारू और अय्याशी अब मेरे पैसों पर चल रही है। वो गीदड़ की तरह मेरे आगे पीछे घूमता रहता। आरती, आज दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान है, कुछ 1000 रुपए चाहिए। वो एक शाम मेरे पास आकर बोला। मैंने टीवी से नजर हटाए बिना कहा, पार्टी किस खुशी में? तुमने कौन सा कोई काम कर लिया है? अरे जानू, तुम जो कमाती हो वो मेरा ही तो है, अब थोड़ा बहुत हक तो बनता है ना मेरा? उसने चापलूसी से कहा। मैंने गुस्से से देखा, तुम्हारा कोई हक नहीं है, यह मेरी मेहनत की कमाई है। फिर मैंने सोचा कि इससे झगड़ना बेकार है। मैंने पर्स से कुछ नोट निकाले और फिर उसकी तरफ फेंक दिए। आइंदा मुझसे इस तरह बात मत करना। वह पैसे उठाकर चुपचाप चला गया। अब घर में ताकत का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन मेरी माँ मेरी इस बदली हुई हालत से खुश नहीं थी। वह अक्सर मुझे चिंता और उदासी से देखती रहती। एक रात जब बच्चे सो गए, वह मेरे पास आकर बैठ गई। बेटी, मुझे सच सच बता, यह सब क्या चल रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वह बोनस वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही। मुझे डर लगता है कि तू कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी। मैं उनकी आंखों में आंखें डाल नहीं सकी। माँ, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। सब ठीक है, तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो और खुश रहो। हमने बहुत गरीबी देखी है, अब अच्छे दिन आए हैं तो उनकी कदर करो। बेटी, बुरे पैसों से आए अच्छे दिन कभी सुकून नहीं देते। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे तेरी आंखों में वह पुरानी मासूमियत नहीं दिखती, एक डर दिखता है। बता दे इससे पहले कि देर हो जाए। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। माँ के आंसुओं ने मेरे दिल पर गहरी चोट की थी, लेकिन अब लौटने का रास्ता बंद हो गया था। मैं उस दलदल में गले तक धंस चुकी थी, जहाँ से निकलना मेरे बस में नहीं था। कुछ ही महीनों में मैं अमीर हो गई थी। मेरे पास वो सब कुछ आ गया था जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने किराए का घर छोड़कर अपना छोटा सा बंगला खरीद लिया था। मेरी झोपड़ी वाली जिंदगी अब बस याद बनकर रह गई थी, लेकिन मैंने काम छोड़ा नहीं था। मेरा लालच मुझे हर दिन उसी अस्पताल के लेबर रूम में खींच लाता था।